नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हमने अपने कल के वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की चर्चा आरंभ की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने कल गोखले के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत उनके उदारवादी आग्रह, ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, नौकरशाही की अधिकारवादी प्रवृत्ति का विरोध, राष्ट्रवाद, स्वशासन की धारणा आदि विचारों को पढ़ा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत कार्मिक सुधारों की बात करते हैं। गोखले आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी थे और उनका राजनीतिक यथार्थवाद उन्हें इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता था कि भारत के स्वराज्य की कामना की पूर्ति तत्कालिक उद्घोषणा के द्वारा नहीं अपितु कार्मिक सुधारों के द्वारा हो सकती है। वे जनता की राजनीतिक जागृति और जनता की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि, इन सुधारों को पूर्ववर्ती शर्त मानते थे। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण उन्हें दूरगामी भविष्य का कोरा स्वप्न देखने के लिए नहीं अपितु वर्तमान और निकटगामी भविष्य पर दृष्टि रखते हुए दृढ़तापूर्वक सैन्य भारतीय राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। गोखले के सुधारवादी दृष्टिकोण का सहज परिणाम ये था कि वो एक ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे जो कि सर्वदा नवीन राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की एक आकाशीय कल्पना करे, अपितु वो एक ऐसे आदर्शवादी थे जो यथार्थ के ठोस धरातल पर विद्यमान विकृतियों का सामना करते हुए, उनका प्रतिकार करते हुए, उनका निराकरण करते हुए विद्यमान व्यवस्था को ही एक यथासंभव निर्दोष स्वरूप प्रदान करने के लिए कटिबद्ध थे। अगला जो बिंदु है वो है संवैधानिक साधनों में विश्वास। गोखले राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन संवैधानिक उपायों को या साधनों को अपनाए जाने पर बल देते थे, उन्हें उन्हीं साधनों के कारण भिक्षुक की संज्ञा भी दी गई कि वो भिक्षावृत्ति जो है अंग्रेजों के सामने भिक्षावृत्ति की नीति अपनाते हैं। लेकिन आंदोलन और संघर्ष की सैद्धांतिक पद्धति को गोखले ने ऐसे साधनों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जिसमें वांछित परिवर्तन संवैधानिक प्राधिकारियों के कृत्यों के माध्यम से किए जा सकें। अर्थात इसका तात्पर्य था कि वो आंदोलन में एक ऐसी पद्धति अपनाने में विश्वास रखते थे जिसके द्वारा सत्ता की वैधता को चुनौती नहीं दी जानी हो, अपितु उसे संचालित कर रहे लोगों के विवेक को जागृत करना हो और उनमें जनता की न्यायसम्मत आकांक्षाओं का आदर करने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए। इस दृष्टि से संवैधानिक साधनों की गोखले के द्वारा जो परिभाषा की गई है उसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक था। सारांशतः हम यही कह सकते हैं कि इसमें हिंसा और बल प्रयोग के साधन नहीं थे, अपितु अन्य शांतिपूर्ण साधनों को अपनाया गया था। व्यवहार में गोखले ने ब्रिटिश शासन के प्रति आंदोलन की जो शैली अपनाई थी उसमें आग्रह, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, विचार विमर्श, रचनात्मक आलोचना आदि सम्मिलित थे। उनकी शैली को यद्यपि उनके राजनीतिक विरोधी राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे, किंतु गोखले के लिए भिक्षावृत्ति नहीं अपितु नैतिक आग्रह था। आंदोलन की इस शैली के प्रति गोखले की आस्था का जो नैतिक पक्ष था उसका एक वास्तविक कारण भी था। आंदोलन के साधनों के प्रति गोखले का जो नैतिक आग्रह था उसका महत्व इस बात में निहित था कि वो विरोधियों को दबाकर या झुकाकर तथा समक्ष बाध्यकारी परिस्थितियों को उत्पन्न करके उन्हें मांगे मानने के लिए विवश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि शासकों में सद्भावना है इस बात में हम आस्था रखें, उन्हें अपनी मांगों
के औचित्य के आधार पर उनकी पूर्ति करने के लिए प्रेरित करें। आंदोलन की उनकी शैली के नैतिक पक्ष को इंगित करते हुए डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा कि वो विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। संवैधानिक साधनों के प्रति उनका विश्वास उनकी सादृश्य आस्था पर आधारित था, क्योंकि वो मानते थे कि ब्रिटिश लोग स्वभाव से न्यायप्रिय हैं और स्वतंत्रता प्रेमी हैं। वो सहज ही इस बात को भी स्वीकार करते थे कि यदि भारतीय जनता की आकांक्षाओं के प्रति ब्रिटिश लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर दी जाए तो वो न्यायनिष्ठ जाति और प्रकृतिस्थ स्वतंत्रता प्रेमी समुदाय होने के कारण निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएंगे। गोखले के जीवन काल में उनका ब्रिटिश लोगों की इस सहृदयता से विश्वास नहीं उठा था, अन्यथा हो सकता है कि वो ब्रिटिशर्स का अन्यायप्रिय रूप देखते तो वो भी अपनी साधनों की शैली में बदलाव कर लेते। संवैधानिक साधनों के प्रति गोखले की जो आस्था थी उसका एक व्यवहारिक महत्व भी था, एक व्यवहारिक पक्ष भी था। वो पक्ष ये था कि वो ये जानते थे कि हिंसक साधनों को अपनाने अथवा सरकार के विरुद्ध विद्रोह भड़काने से केवल घृणा, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध पनप सकता है। भारतीय जनता उस समय इतनी सक्षम नहीं थी कि वो ब्रिटिश साम्राज्य का शक्तिपूर्वक प्रतिकार कर सके। इसीलिए वो ऐसे साधनों को अनुचित मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पहले से ही घोर संकट में पड़ी हुई भारतीय जनता को शासन के और अधिक दमन और प्रतिशोध का शिकार ना बनना पड़े। वो ये भी समझते थे कि आग्रहों, तर्कपूर्ण मांगों, सकारात्मक आलोचना के माध्यम से शासकों में हम सविवेक को जागृत कर सकते हैं और सुधारों को एक ऐसा रूप दिया जा सकता है जो जनता के आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भरता के मार्ग पर एक एक कदम बढ़ाते हुए हम स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इसके पश्चात उनके जो विचार थे स्वदेशी के प्रति, उन्होंने स्वदेशी का तो समर्थन किया किंतु बहिष्कार जैसे अतिवादी साधनों का विरोध भी किया। गोखले स्वभावतः रचनात्मक राजनीति के पक्षधर थे। वे स्वदेशी की भावना को देशभक्ति का प्रतीक मानते थे, एक पवित्र विचार मानते थे। उनके लिए स्वदेशी केवल एक आर्थिक शस्त्र नहीं था, अपितु उसमें जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति भी निहित थी, ऐसा गोखले का मानना था। वो स्वदेशी के आर्थिक पक्ष से भी सहमत थे। उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी के माध्यम से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही साथ भारतीयों में ऐसी भावना भी जागृत होगी जिससे कि वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहयोग करेंगे। गोखले ये भी स्वीकार करते थे कि स्वदेशी की भावना का एक भौतिक पक्ष आत्मत्याग के नैतिक आदर्श का ही आर्थिक रूपांतरण था। उनका ये मत था कि आत्मत्याग की प्रतिज्ञा को स्वदेशी के रूप में जन सामान्य द्वारा व्यापक रूप से अपना लेने से देश से ही उत्पादित वस्तुओं की खपत तत्काल हो सकेगी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता को आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इसी प्रकारांतर से भारतीय आर्थिक साधनों के ब्रिटेन में हो रहे निर्गमन को भी रोका जा सकेगा। गोखले स्वदेशी के रचनात्मक पक्ष से सहमत होते हुए भी उसके नकारात्मक पक्ष यानी कि बहिष्कार से सहमत नहीं थे। बहिष्कार का विचार उनके मत में एक ऐसा उग्र विचार था जो अपने आप में ही प्रतिशोध की भावना का संकेत देता था। गोखले का मत था कि विदेशी या परित्याग स्वदेशी को अपनाने का एक सहज परिणाम हो सकता है, किंतु बहिष्कार के प्रति समर्पण का सहज परिणाम नहीं अपितु नकारात्मक दृष्टिकोण है। यद्यपि गोखले अंतिम अस्त्र के रूप में बहिष्कार के सैद्धांतिक रूप से असहमत नहीं थे, किंतु वे इस उपाय में असफलता के अंतर्निहित खतरों के प्रति सचेत थे। वे समझते थे कि इस उपाय को पूर्ण प्रभावशाली रूप से लागू किया जाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि उसके पीछे असाधारण बहुमत ना हो। गोखले ने आर्थिक बहिष्कार की भांति ही सरकारी नौकरियों के बहिष्कार के प्रस्ताव को भी अव्यावहारिक माना।
उन्होंने व्यक्त किया कि इससे भारतीयों के हितों की कोई वास्तविक पूर्ति संभव नहीं है। नवा है व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता का समर्थन। गोखले व्यक्ति के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के जागरूक समर्थक थे। ऑफिशियली सीक्रेट्स एक्ट 1889 में प्रस्तावित संशोधन के ऐसे प्रावधानों का जो जनता के अधिकारों को सीमित करते थे, गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका घोर विरोध किया। गोखले ने ब्रिटिश शासन के अधीन जनता के अधिकारों के अतिक्रमण से अत्यंत क्षुब्ध हुए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कहीं भी जनता के अधिकारों को नियंत्रित करने के संदर्भ में सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कि भारत में थी। गोखले ने जनता के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आदि का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। उनकी ये मान्यता थी कि एक अर्थ में प्रेस ही सरकार की ही भांति लोकहित की संरक्षक है और दमनकारी कानूनों द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर किया जाने वाला कोई भी आक्रमण वस्तुतः लोकहित पर तो विपरीत प्रभाव डालेगा ही डालेगा, स्वयं सरकार की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। गोखले को इस बात पर भी गंभीर आपत्ति थी कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय जनमत के प्रति संवेदनशीलता का अभाव निरंतर होता जा रहा था। अगला बिंदु है साधनों की पवित्रता और राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक जीवन में साधनों की पवित्रता पर विश्वास रखते थे। वो इस मत से सहमत नहीं थे कि पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन अपना लिया जाए। उनका मानना था कि पवित्र साधनों से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति हो सकती है। यदि साध्य पवित्र है तो उसके लिए अपनाए जाने वाला साधन भी पवित्र होना चाहिए, अन्यथा साध्य ही अपने आप में नष्ट हो जाएगा। वो मानते थे कि राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम तभी बनाया जा सकता है जबकि उसमें सक्रिय लोग उच्चतर चारित्रिक और नैतिक क्षमताओं से संपन्न हों। उनका ये भी मानना था कि जब तक देशवासियों में चरित्र और क्षमताओं का विकास नहीं किया जाएगा तब तक स्वराज्य की प्राप्ति न केवल असंभव है अपितु निरर्थक भी है, क्योंकि नैतिक दृढ़ता और चारित्रिक श्रेष्ठता को धारण करके ही भारतीय स्वराज्य का वास्तविक लाभ हम उठा सकते हैं। उन्होंने इसीलिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण का संस्थागत और संगठित प्रयास किया। इस संस्था की स्थापना के पीछे उनका मूल मकसद जो था वो था लोगों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाना, ताकि सभा के जो भी कार्य है उनको आध्यात्मिक लक्ष्य मानकर यज्ञ की भांति संपन्न किया जाए। अगला बिंदु है सांप्रदायिक सद्भाव में आस्था। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति गोखले की गहरी आस्था थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वास के लोगों के मध्य परस्पर एकता, सद्भाव और सहयोग की भावना विद्यमान नहीं होगी। वो स्वयं धर्मपरायण हिंदू होते हुए भी उन धर्मावलियों के प्रति स्वयं धर्मपरायण हिंदू होते हुए भी अन्य धर्मावलियों के प्रति उनके मन में किसी भी तरीके की घृणा या वैमनस्य का भाव नहीं था, क्योंकि अन्य धर्मों के प्रति घृणा रखने का तात्पर्य है कि ये एक धर्म विरोधी कृत्य है। वे हिंदू कहलाने की अपेक्षा स्वयं को भारतीय कहलाना अधिक पसंद करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता को वो देश की भावी प्रगति के लिए अनिवार्य मानते थे और इस बात से वो क्षुब्ध थे कि इन दोनों समुदायों के मध्य अकारण ही कटुता और तनाव उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते हैं अपने राजनीतिक हितों की स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के द्वारा जब पूरी तरीके से सांप्रदायिक तेवर अपना लिए और उसके प्रतिकार में जब हिंदू लीग की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने
दोनों को ही समान रूप से निंदनीय माना और इन संगठनों के द्वारा उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के विरुद्ध परस्पर द्वेष से प्रेरित गतिविधियों को पूर्णतः राष्ट्र विरोधी मानकर उनकी भर्त्सना की। वे भारत को एक बहुल राष्ट्रवाद समुदायवादी राष्ट्र मानते थे और उनका मानना था कि जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का विषेदपूर्ण विचार जो है वो राष्ट्रीयता का निषेध था। वे भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम संयोग को अनिवार्य मानते थे। गोखले के जो राजनीतिक विचार थे वो उनकी उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थे और उनकी उदारवादी विचारधाराओं को पूरी तरीके से भारतीय जनमानस को अवगत कराते हैं। अब अपने अगले अध्याय में हम गोखले के आर्थिक विचारों को और गोखले के द्वारा विभिन्न संगठनों और विभिन्न आयोगों के समक्ष जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।